Hello students, this is Rahul Pathania and you are watching Being Biological. Today we are going to discuss about the NCERT questions of the chapter Control and Coordination. This is second chapter of biology in 10th class. So today we will discuss every question given in NCERT in detail. So the first questions of NCERT on page number 119, and the first question is, what is the difference between reflex action and walking? हमसे पूछा गया है रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है। तो आप सभी जानते हैं जब भी हम डिफरेंस करेंगे तो पहले दो टेबल बना लेंगे, एक साइड लिखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन और दूसरा साइड लिखेंगे वॉकिंग। और हम जानते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ये इनवॉलंटरी और ऑटोमेटिक रिएक्शन है जो किसी हार्मफुल स्टिमुलस के कारण होता है। यानी ऐसा रिएक्शन जो कब होगा, किसी हार्मफुल सिचुएशन में, और ये बहुत फास्ट और ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है। जबकि जो वॉकिंग है ये वॉलंटरी एक्शन है जो हमारे ब्रेन के अंडर काम करता है। सेकंड डिफरेंस है, जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये होता है इनवॉलंटरी, यानी हमारी इच्छा से नहीं होता है, अपने आप ऑटोमेटिक ही हो जाता है। लेकिन जो वॉकिंग होगा वो होगा वॉलंटरी एक्शन, यानी हमारे ब्रेन के थ्रू ये कॉन्शियसली कंट्रोल होगा। थर्ड डिफरेंस है, इट इज़ वेरी फास्ट रिएक्शन। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है बहुत फास्ट होता है वो, क्योंकि ये लाइफ सेविंग का मामला होता है तो इस टाइम ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट किया जाता है। और जो वॉकिंग है वो रिलेटिवली स्लो होता है, पहले हम सोचेंगे, ब्रेन मसल्स को ऑर्डर करेगा मूवमेंट करने के लिए, फिर वॉकिंग होती है। जो फोर्थ है, इट इज़ लाइफ सेविंग एक्शन। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो बहुत हार्मफुल स्टिमुलस के लिए ही होता है, तो ये लाइफ सेव कर सकता है। लेकिन वॉकिंग है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि लाइफ सेविंग कब होगी। मान लिया शेर सामने आ गया तो हमें बहुत तेज़ भागना है, तो उस टाइम लाइफ सेव कर रहा है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन अगर हम बाजार जा रहे हैं तो लाइफ सेविंग के लिए वो नहीं होगा। तो ये लाइफ सेविंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फिफ्थ डिफरेंस देखेंगे, एग्जाम्पल है पुलिंग द हैंड बैक फ्रॉम फ्लेम। रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है ये कि जैसे हम गर्म आंच से हाथ टच करते हैं तो हमारा हाथ अपने आप ही पीछे हो जाता है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन में आएगा। लेकिन वॉकिंग खुद ही एक एग्जाम्पल है वॉलंटरी एक्शन का। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखेंगे हम, व्हाट हैपन्स एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो साइनेप्स होता है उसमें क्या होता है। तो फिर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ डायग्राम के थ्रू देखें कि अगर ये एक न्यूरॉन है, इसमें ये सेल बॉडी होगा फर्स्ट पोर्शन, सेकंड एक्सॉन होगा, यहाँ एक्सॉन टर्मिनल होंगे। अब एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में जब भी नर्व इंपल्स ट्रेवल करेगी तो बीच में एक गैप पड़ता है, उस गैप को कहते हैं हम साइनेप्स। तो उस गैप के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से ही हमारी नर्व इंपल्स ट्रेवल करती है। तो इस गैप को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स, यानी फंक्शनल जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। हम देखेंगे किस तरह से इस गैप में या साइनेप्स में मूवमेंट होता है इम्पल्स का। तो साइनेप्स की डेफिनेशन देखेंगे पहले, इट इज फंक्शनल जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स विच अकर इन फॉर्म ऑफ ए स्मॉल गैप बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल, जो ये एक्सॉन टर्मिनल था, ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्रॉन ऑफ अदर न्यूरॉन, और जो अदर न्यूरॉन का डेंड्राइट होता है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं डेंड्रॉन। यानी एक एक्सॉन टर्मिनल में और दूसरे डेंड्राइट के बीच में जो गैप है उसे हम साइनेप्स कह रहे हैं। अब इवेंट्स कौन से होंगे साइनेप्स में, तो यहाँ पे जो डायग्राम एनलार्ज करके दिखाया गया है ये एक एक्सॉन टर्मिनल है। ये क्या है, एक एक्सॉन टर्मिनल। ये वाला एरिया इसको हमें यहाँ दिखाया है एक्सॉन टर्मिनल को। और जो ये है मेम्ब्रेन, ये कौन सी है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो एक डेंड्राइट की होगी, जो किसकी होगी, डेंड्राइट की। तो जैसे ही नर्व इंपल्स यहाँ पहुँचती है, जैसे ही नर्व इंपल्स एक्सॉन टर्मिनल में पहुँचेगी तो जो वेसिकल्स होंगे, साइनेप्टिक वेसिकल्स, इनमें भरा रहता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा केमिकल है जो हमारे नर्व इंपल्स को कैरी करता है थ्रू साइनेप्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जांपल है जैसे नोर एड्रेलिन होता है, एसिटाइल कोलाइन होता है। जैसे ही इंपल्स आएगी ये वेसिकल्स फ्यूज कर जाएंगे हमारी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है ये वाली, यहाँ फ्यूज करेंगे और अपने कंटेंट को यानी न्यूरोट्रांसमीटर को इस क्लेफ्ट में, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे। अब जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है यहाँ लगे होंगे रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, वो इन न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेंगे और इस एरिया में आके अब नर्व इंपल्स को जनरेट कर देंगे। इस तरह से जो नर्व इंपल्स
साइनेप्स से परे थी यानी एक्सॉन टर्मिनल तक थी, वो इस साइड आके पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के एरिया में आके यहाँ जनरेट हो जाती है। तो ये सभी इवेंट्स होते हैं साइनेप्स में। बड़ी क्लासेस 11th में आप पढ़ेंगे इसको और डिटेल में, अभी के लिए आपको बस इतना ही जानना है। तो ये था इवेंट्स एट साइनेप्स। इसको हम कैसे लिखेंगे कॉपी में, व्हेन द इम्पल्स रीचेस एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन द वेसिकल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, एंड फ्यूज विद इट, और यहाँ फ्यूज हो जाते हैं। दीज वेसिकल्स रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिसीव्ड बाय कीमोरिसेप्टर्स, ये कीमोरिसेप्टर हैं, ये इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव कर लेंगे ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन एंड इम्पल्स इज जनरेटेड विच इज कैरिड ऑन, यहाँ की इम्पल्स अब यहाँ से कैरी हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 देखेंगे, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, बॉडी का पोस्चर और इक्विलिब्रियम कौन सा ब्रेन का पार्ट मेंटेन करता है? तो इसका आंसर हम जानते हैं, सेरिबेलम। ये हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है, हाइंड ब्रेन का ये पार्ट है जो पोस्चर और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, इसका नाम है सेरिबेलम। और हम जानते हैं इट इज सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये कौन सा होता है? सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा होता है? वो है सेरेब्रम। द फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती, एक अगरबत्ती की स्मेल को कैसे डिटेक्ट किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कि हमारे जो फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स होती हैं वो सेंस ऑफ स्मेल को परसीव करती हैं। उस सेंस ऑफ स्मेल को परसीव करके वो अदर रिसेप्टर से जो इन्फॉर्मेशन आएगी वहाँ से कंपाइल करके ये हमारे ब्रेन तक पहुँचाती हैं। वैसे ब्रेन का ही पार्ट है ऑल्फैक्टरी लोब, लेकिन ये ऑल्फैक्टरी लोब में सारी इन्फॉर्मेशन जो रिसेप्टर से आई वहाँ कंपाइल की जाएगी और पता लगा जाएगा कि स्मेल कौन सी है ये। तो इस तरह से हम सेंस ऑफ स्मेल ऑफ अगरबत्ती को परसीव करते हैं। इसको लिखेंगे कैसे, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्मेल इज olfactory lobe of forebrain. The olfactory lobes detect the smell and compile it by putting it together with the information received from other receptors and also with the information stored in the brain already. ब्रेन में इसका कुछ डाटा पहले ही मौजूद होता है, उससे मैच करके इस सेंस ऑफ स्मेल को परसीव किया जाता है। क्वेश्चन 5 देखेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, ब्रेन का रोल क्या है रिफ्लेक्स एक्शन में? हम सभी जानते हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इट इज ऑटोमेटिक मैकेनिकल एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स टू ए हार्मफुल स्टिमुलस। एक हार्मफुल स्टिमुलस के लिए होने वाला ऑटोमेटिक और बहुत फास्ट रिस्पॉन्स होता है, लेकिन इसमें ब्रेन का एज इट इज कोई फंक्शन नहीं होता, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन होता है विद हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसमें स्पाइनल कॉर्ड ही सारी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करती है और उसके लिए कोई रिएक्शन बनाती है। यहाँ ब्रेन का कोई एज इट इज फंक्शन नहीं होता। तो रोल ऑफ brain has no such role in reflex action because reflex action is controlled by spinal cord, so that to avoid any delay in the reaction. Next जो क्वेश्चंस हैं वो हैं पेज 122 के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स? तो हमसे पूछा गया प्लांट हार्मोन्स क्या हैं। तो हमने नोट्स के टाइम में पढ़ा था कि एनिमल्स के केस में दो तरह का कंट्रोल होता है, एक न्यूरल कंट्रोल होगा और एक होगा हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल या केमिकल कंट्रोल भी इसको हम कह सकते हैं। एनिमल्स के केस में दोनों होंगे, लेकिन प्लांट्स के केस में न्यूरल नर्व सेल नहीं होते हैं, तो वहीं पे हार्मोनल कंट्रोल या केमिकल कंट्रोल ही होगा। तो हमसे वही क्वेश्चन पूछा है कि हार्मोन, प्लांट हार्मोन क्या होते हैं। तो देखेंगे प्लांट हार्मोन्स क्या हैं, डेफिनेशन देखते हैं। दीज आर डिफ्यूजिबल केमिकल सब्सटेंसेस, ये क्या है? डिफ्यूजिबल केमिकल सब्सटेंसेस हैं अदर देन न्यूट्रिएंट्स produced naturally in plants which regulate growth, development, differentiation, responses to environment, etc. तो प्लांट हार्मोन क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं एक साइड से दूसरी साइड की ओर, लेकिन इनमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती और ये ओनली काम क्या करते हैं? रेगुलेशन का, रेगुलेट करेंगे ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, डिफ्रेंशिएशन को और रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट इन प्लांट्स, इसे कहेंगे हम प्लांट हार्मोन्स। अब बात आती है प्लांट हार्मोन्स की कैटेगरीज की। तो टोटल 5 फाइटो हार्मोन होते हैं जिनको हम 2 कैटेगरीज में बांटते हैं, एक होंगे ग्रोथ प्रमोटर और एक होंगे ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रमोटर में 3 फाइटो हार्मोन आते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स। ये तीनों ही ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं
और ग्रोथ इनहिबिटर्स में आएंगे इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, ये ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। हम हर एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे अगर आपसे ओनली यही पूछा हो व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स और क्वेश्चन हो 2 मार्क्स का, तो आपको ओनली हर एक की डिटेल में नहीं जाना है, आपको ओनली लिखना है कि फाइटो हार्मोन्स क्या हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। अगर आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेंगे तो ही आपको ये डिटेल देनी है हर एक की। तो फर्स्ट है ऑक्सिन। ऑक्सिन हेल्प करता है सेल एनलार्जमेंट में, रूट फॉर्मेशन में, रेस्पिरेशन को बढ़ाता है और एग्जाम्पल है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये कैसा है? ग्रोथ प्रोमोटर होता है ये। नेक्स्ट है जिब्रेलिन्स, ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड लीव्स, इंक्रीज साइज एंड नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड एग्जाम्पल होगा GA3 या जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिन से रिलेटेड एक कहानी भी है कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो एक राइस के फील्ड में एक साइंटिस्ट ने देखा कुछ पौधे बहुत ज़्यादा लंबे थे और ज़्यादातर पौधे छोटे ही थे। उसने देखा कि ये लंबे पौधे इतने लंबे क्यों हैं। जब उसने केमिकल कैरेक्टराइजेशन किया तो उसे केमिकल मिला जिसका नाम रखा उसने जिब्रेलिन, क्योंकि ये केमिकल कौन सिक्रीट कर रहा था? एक फंजाई जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। तो वहीं से ये नाम आया जिब्रेलिन, यानी ये स्टेम के इलोंगेशन में हेल्प करता है। थर्ड है साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन भी ग्रोथ प्रमोटर ही होंगे। ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, सेनेसेंस को रोकता है यानी बुढ़ापे को रोकता है, ओल्ड एज नहीं आता प्लांट में। एग्जाम्पल हैं जियाटिन एंड काइनेटिन। तो ये तीनों कौन थे? ग्रोथ प्रमोटर थे। ग्रोथ इनहिबिटर्स की बात करते हैं। फर्स्ट है इथाइलिन, ये ग्रोथ इनहिबिटर है। आपसे क्वेश्चन आता है 1 मार्क में कि फाइटो हार्मोन्स में से कौन सा हार्मोन गैशियस होगा, तो वहाँ पे आंसर होगा इथाइलिन। ये गैशियस हार्मोन होता है और ये मेनली फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। ये सेनेसेंस को बढ़ावा देता है लीव्स में और फ्लावर्स में, यानी इन लीव्स को ये बूढ़ा करने में हेल्प करेगा, सुखाने में हेल्प करेगा। एब्सिसिक एसिड है 5वां ग्रोथ इनहिबिटर। ये 5th फाइटो हार्मोन है जो क्या होगा? ग्रोथ इनहिबिटर होगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि स्ट्रेस हार्मोन किसे कहा जाता है? ये एब्सिसिक एसिड होगा। डोर्मिन किसे कहते हैं? ये एब्सिसिक एसिड होगा, या ABA को शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। ये प्रमोट करता है विल्टिंग यानी मुरझा जाना, सेनेसेंस यानी ओल्ड एज आ जाना, एब्सिशन यानी पत्तों का झड़ जाना, और ये एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन को भी रोकता है। यानी अगर मान लिया आपकी ज़मीन में पानी कम है तो पौधों को, ताकि उन पौधों की लीव्स में से ट्रांसपिरेशन ना हो तो स्टोमेटा को बंद करवा देता है ताकि ये पानी का लॉस ना हो और पानी बचा रहे पौधे के अंदर। तो एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा का क्लोजिंग कर देता है ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो ये 5 फाइटो हार्मोन थे 2 कैटेगरीज में, ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ ए शूट टुवर्ड्स लाइट। यानी सेंसिटिव प्लांट की जो मूवमेंट है, जैसे मिमोसा पुदीका होता है जिसको हम छुई मुई का पौधा कहते हैं, उसमें जो मूवमेंट होती है लीव्स में, वो किस तरह से डिफरेंट है एक शूट की मूवमेंट से जो लाइट की तरफ हो रहा है। तो हमने कहा जब भी हम डिफरेंस करेंगे तो हम 2 अलग से टेबल बनाते हैं। एक साइड लिखेंगे मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट और एक साइड लिखेंगे मूवमेंट ऑफ शूट्स टुवर्ड लाइट। तो जो सेंसिटिव प्लांट की लीव्स की मूवमेंट है वो है ग्रोथ इंडिपेंडेंट, यानी उसमें ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है। वो ओनली सेल की जो टर्जिडिटी बढ़ जाती है उससे ही बेंडिंग या फोल्डिंग होती है उस प्लांट में या उस लीव्स की। लेकिन जो शूट मूव कर रही है लाइट की तरफ वो ग्रोथ के कारण ही होती है। इट इज़ ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट और ये ऑक्सिन इसको करवाता है। अगर बात करें सेकंड डिफरेंस की, तो अकर्स इन रिस्पॉन्स टू टच। जो मूवमेंट हो रही है लीफ में सेंसिटिव प्लांट की वो टच के कारण हो रही है, टेंगो रिसेप्टर्स के कारण। लेकिन जो शूट की मूवमेंट हो रही है वो लाइट के कारण हो रही है, ये फोटोट्रोपिज्म में आएगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए फाइटोहार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ। ऐसा फाइटोहार्मोन जो ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, इसका आंसर होता है, आप ऑक्सिन लिख दीजिए क्योंकि ऑक्सिन भी ग्रोथ प्रमोटर है। आप जिब्रेलिन लिख लीजिए, ये भी ग्रोथ प्रमोटर है, या साइटोकाइनिन लिख दीजिए, ये भी ग्रोथ प्रमोटर है और इनके हम कुछ फंक्शन बता देंगे। यहाँ पे हम ले रहे हैं ऑक्सिन्स को। हमने देखा था इट हेल्प इन सेल एनलार्जमेंट, रूट फॉर्मेशन एंड इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन। एग्जांपल था IAA या इंडोल 3 एसिटिक एसिड। क्वेश्चन 4 देखेंगे हम, हाउ डू ऑक्सिन्स प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अराउंड ए सपोर्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है जो आपकी बुक में इतनी अच्छी तरह से नहीं समझाया गया है,
तो सुन लेंगे, अगर मान लीजिए सपोर्ट है, उसके अराउंड टेंड्रिल ऐसे इस तरह से ग्रोथ करता है। अब जो एरिया टेंड्रिल का टच में रहेगा स्टेम की, यहाँ पे ऑक्सिन बनेंगे, लेकिन डिफ्यूज कहाँ हो जाएंगे, इससे अपोजिट साइड को, यानी मान लिया इस जगह पे, यहाँ पे टच में है ये सपोर्ट की, तो यहाँ ऑक्सिन बनते हैं और डिफ्यूज हो जाते हैं अपोजिट साइड को, जहाँ से कॉइल करवाना है। फिर जिस साइड ऑक्सिन होंगे आप सभी जानते हैं वो ग्रोथ प्रमोट करते हैं, यहाँ सेल एनलार्जमेंट हो जाएगी। सेल एनलार्जमेंट यानी यहाँ ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, तो इजिली कॉइल कर सकता है अपने सपोर्ट के अराउंड। जिस साइड से टच होता है वहाँ तो ग्रोथ कम चाहिए, क्योंकि वहाँ डिस्टेंस कम कवर करना है, लेकिन अपोजिट साइड में हमें ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है, तो यहाँ सेल एनलार्जमेंट होगी ऑक्सिन्स की हेल्प से, और ये हमारा टेंड्रिल अपने सपोर्ट के अराउंड कॉइल कर जाएगा। तो देखेंगे आंसर कैसे लिखेंगे हम। ऑक्सिन इज सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप, ये शूट टिप में सिंथेसाइज होता है। इट हेल्प्स द सेल ग्रो लॉन्गर, ये सेल को इलोंगेशन में हेल्प करता है। व्हेन ए टेंड्रिल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सपोर्ट, जब एक टेंड्रिल अपने सपोर्ट के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सिन स्टिमुलेट्स फास्टर ग्रोथ ऑफ सेल ऑन द अपोजिट साइड, जो अपोजिट साइड होगी सपोर्ट की, यहाँ इस साइड, यानी यहाँ पे ये सेल का मूवमेंट या सेल का ग्रोथ फास्ट कर देगा, सो दैट द टेंड्रिल फॉर्म्स ए कॉइल अराउंड द सपोर्ट, ताकि ये इजिली यहाँ पे कॉइल कर सके। तो ये आंसर था फोर्थ क्वेश्चन का। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे हम, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। हमें एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना है हाइड्रोट्रोपिज्म को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। अब हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है, सभी जानते हैं, मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर। ट्रोपिज्म यानी मूवमेंट, ग्रोथ, और हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर की तरफ जो मूवमेंट होगी उसे कहेंगे हम हाइड्रोट्रोपिज्म। ये ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर आता है, इसे कहेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। तो पहले समझ लेंगे कैसे करना है इसको। हमें चाहिए 2 बीकर, उनको हम लेबल कर लेंगे, एक बीकर ए और एक बीकर बी। जो बीकर ए होगा उसमें पानी भर लेंगे, फिर इन दोनों बीकर्स को हम कनेक्ट करेंगे विद हेल्प ऑफ ए ट्यूब मेड ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से बनी हुई ट्यूब से इसको हम दोनों को कनेक्ट कर लेंगे, और फिल्टर पेपर के सेंटर में, ट्यूब के सेंटर में यहाँ कुछ जर्मिनेटिंग सीड्स रख देंगे। यहाँ पे इस एरिया में हम कुछ जर्मिनेटिंग सीड्स रख देंगे, और इस पूरे सेटअप को हम ढक देंगे या तो ग्लास से या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट से, ताकि मॉइस्चर हमारा एस्केप ना हो। अब जब आप इसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे कुछ दिन बाद, तो देखेंगे कि जर्मिनेटिंग सीड्स हैं, उनकी जो रूट्स होंगी वो किस साइड मूव करेंगी, कर रही होंगी, जिस साइड बीकर ए होगा, यानी जहां पानी होगा। इस सेटअप से हमें पता लगता है कि हाइड्रोट्रोपिज्म होता है प्लांट्स में, यानी मूवमेंट्स टुवर्ड वाटर। आंसर कैसे लिखेंगे इसका हम, तो टेक 2 स्मॉल बीकर्स एंड लेबल देम ए एंड बी, फिल बीकर ए विद वाटर, now connect both beakers with help of filter paper rolled in form of a cylinder, place few germinating seeds in middle of the filter paper bridge, now cover the entire setup with a transparent plastic container to avoid the loss of moisture। जो observation होगी, the roots of germinating seeds will grow towards beaker A, जिस यहाँ पे पानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 125 के ऊपर, और फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो हम सभी जानते हैं कि एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए 2 मैकेनिज्म थे, एक था न्यूरल या विद हेल्प ऑफ नर्व्स, और सेकंड होता है केमिकल कंट्रोल जो होता है विद हेल्प ऑफ हार्मोन्स। और हार्मोन्स क्या होते हैं, ये हैं केमिकल मैसेंजर्स। तो एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है विद हेल्प ऑफ हार्मोन्स। दीज आर केमिकल मैसेंजर्स प्रोड्यूस्ड बाय डक्टलेस ग्लैंड्स। अब डक्टलेस ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या कहते हैं इनको हम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, इनका जो सिक्रेशन होगी, यानी जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रही हैं, वो एक डक्ट के थ्रू नहीं डालती हैं अपने टारगेट साइट के पास, बल्कि ये ब्लड में ही इसको पोर इन कर देती हैं, और ब्लड पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है, तो उन हार्मोन्स को अपने टारगेट साइट पे भी पहुंचा देता है, विच आर ट्रांसलोकेटेड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम टू द टारगेट साइट। एग्जाम्पल देखिए हार्मोन्स के, ग्रोथ हार्मोन हो सकता है, ऑक्सीटोसिन हो सकता है, वैसोप्रेसिन, ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे जब हमने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था इस चैप्टर के लास्ट में। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 बोलता है, वाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल। कि आयोडाइज सॉल्ट, जो आयोडीन वाला सॉल्ट होता है, उसका यूज क्यों एडवाइज किया जाता है। तो इसका आंसर सीधा सीधा है कि आपने जब ग्लैंड्स के टाइम में पढ़ा था कि जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए चाहिए होता है आयोडीन,
और अगर थायरॉक्सिन हार्मोन ना बन पाए तो हमारा जो फैट मेटाबॉलिज्म है, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, वो रुक जाता है। और अगर वो मेटाबॉलिज्म ही रुक जाएगा तो हमारी ग्रोथ ही कम हो जाएगी। तो थायरॉक्सिन बनाने के लिए थायराइड ग्लैंड को क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। और थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। एक और से फर्क पड़ता है, एक बीमारी है जिसका नाम है ग्वाइटर। अगर हमारी थायराइड ग्लैंड को आयोडीन ना मिल पाए तो थायराइड ग्लैंड हमारी एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जिसे कहते हैं ग्वाइटर। तो ये बीमारी भी हो जाती है कमी से, किसकी? आयोडीन की कमी से। तो आंसर क्या लिखेंगे हम? आयोडीन इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन बाय थायराइड ग्लैंड। विदाउट आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड। Thyroxine regulates carbohydrate, fat and protein metabolism in our body. Deficiency of iodine leads to enlargement of thyroid gland, the condition known as goiter. तो क्वेश्चन 2 का आंसर था। क्वेश्चन 3 देखेंगे। How does our body respond when adrenaline is secreted into the blood? जो हार्मोन है एड्रेलिन, इसके सिक्रीट होने से हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है? तो हम सभी जानते हैं कि जो ये हार्मोन है एड्रेलिन, इसे हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। और ये कब रिलीज होता है? जब हमारी बॉडी में कोई फेयर हो, डर हमें आ रहा हो या ठंडी लग रही हो या बहुत खुश हो, तो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में ही ये हार्मोन रिलीज होता है। इसके रिलीज होने से क्या होता है? हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। हार्ट बीट बढ़ने से क्या होगा? हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होगा? जो सप्लाई है ऑक्सीजन की थ्रू ब्लड, वो बढ़ जाएगी हर एक सेल तक, हर एक मसल तक, जिससे हम उस एक्सट्रीम कंडीशन में खुद को बचाने के लिए कोई रिएक्शन कर सकते हैं। इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू मसल्स इनेबल्स द बॉडी टू डील विद एनी स्ट्रेस और इमरजेंसी। इट ऑल्सो इंक्रीज ब्रीदिंग रेट। ये हमारी ब्रीदिंग रेट भी बढ़ा देता है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहे। क्वेश्चन 4 है, हाउ आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड विद बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन? डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हम किस तरह इंसुलिन से उनका इलाज करते हैं? तो हम सभी जानते हैं डायबिटीज़ ऐसी कंडीशन है जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर बढ़ जाता है। यानी अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं हम डायबिटीज़। तो ये कब कंडीशन आती है? जब उस पेशेंट में हमारा पेनक्रियास इंसुलिन ना बना पाए, क्योंकि इंसुलिन जो हार्मोन है ये पेनक्रियास ही सिक्रीट करता है। जब पेनक्रियास इस हार्मोन की सफिशिएंट क्वांटिटी सिक्रीट नहीं कर पाता तो ब्लड ग्लूकोज लेवल लगातार बढ़ता जाता है। उस कंडीशन में हम उस पेशेंट को इंसुलिन बाहर से इंजेक्ट करते हैं ताकि जो ग्लूकोज है ब्लड में एक्स्ट्रा, उसको ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दे, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में भेज दे। इंसुलिन का यही काम होता है, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में और ये लीवर में स्टोर फिर हो जाता है। तो इस तरह से इंसुलिन की हेल्प से ब्लड ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज के, जो है पेज नंबर 125 और 126 के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन? तो यहाँ पे आंसर होगा डी, साइटोकाइनिन। क्वेश्चन 2 है द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड ए? सभी जानते हैं साइनेप्स होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 3 भी एमसीक्यू ही है, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर? तो इसमें 3 ऑप्शन सही दिए गए थे, वहां पे हमने इसमें आंसर ही लिखा है ओनली डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 4 देखेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी? हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स का फंक्शन क्या होता है? थिंक ऑफ सिचुएशंस वेयर रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली। एक सिचुएशन सोचिए जिसमें हमारे रिसेप्टर्स ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू अराइज? कौन सी प्रॉब्लम इससे हो सकती हैं? अब सभी जानते हैं कि जो भी एनवायरमेंटल बाहर की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे परसीव कौन करता है? रिसेप्टर्स ही करते हैं, चाहे वो टेम्परेचर की हो, चाहे ह्यूमिडिटी की हो, चाहे पेन की हो, हीट की हो। कोई भी इंफॉर्मेशन पहले रिसेप्टर्स परसीव करते हैं, एक इम्पल्स जनरेट करते हैं और वे इम्पल्स हमारे CNS तक जाकर फिर उससे रिएक्शन करवाती है ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से। तो अगर रिसेप्टर की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, दीज आर सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ये क्या होते हैं? सेल होंगे या टिश्यू होंगे या ऑर्गन होंगे जो किसी स्टिमुलस को परसीव करते हैं और उसके लिए एक इम्पल्स जनरेट करते हैं इंफॉर्मेशन की, जो जाती है सेंट्रल नर्वस
सिस्टम तक। अब रिसेप्टर्स के फंक्शन क्या है? दे सेंस द एक्सटर्नल स्टिमुलस सच एज हीट और पेन। ये बाहर की इंफॉर्मेशन को सेंस करते हैं जैसे कि हीट या पेन, और एक इम्पल्स ट्रिगर करते हैं टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर ये ढंग से काम ना करें तो, इफ रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली, अगर रिसेप्टर्स ढंग से काम नहीं करेंगे तो सीएनएस तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी और हम उसके लिए कोई प्रॉपर रिएक्शन नहीं बन पाएगा, और इससे हमारी लाइफ भी खतरे में आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लिया हमारे स्किन के जो रिसेप्टर हैं, हीट रिसेप्टर या पेन रिसेप्टर, वो डैमेज हो चुके हैं, तो अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट से टच भी करेंगे तो भी उसके लिए सेंट्रल सिस्टम कोई रिएक्शन नहीं दे पाएगा, क्योंकि उस तक इम्पल्स ही नहीं जा रही है और हमारा हाथ जल सकता है। तो ये आंसर था क्वेश्चन 4 का। क्वेश्चन 5 देखेंगे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाना है और इसके फंक्शन बताने हैं। तो न्यूरॉन सभी जानते हैं, ये डायग्राम दिया गया है न्यूरॉन का डायग्राम है। न्यूरॉन को मेनली 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। फर्स्ट जो इसका पार्ट होगा उसे बोलेंगे हम सेल बॉडी, इसे कहते हैं हम सेल बॉडी। और जो नेक्स्ट पार्ट है इलोंगेटेड, इसे कहते हैं हम एक्सॉन, ये होता है एक्सॉन। सेल बॉडी के अगर पार्ट देखें हम, सेल बॉडी में मेनली जो रिसीविंग करता है इंफॉर्मेशन को, उसे कहते हैं डेंड्राइट। ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं हम डेंड्राइट्स। डेंड्राइट के बाद सेल बॉडी का जो मेन पार्ट है वो है न्यूक्लियस, और इसके बाद यहाँ होते हैं निसिल ग्रेन्यूल्स। इस पोर्शन में होते हैं निसिल ग्रेन्यूल्स। जो एक्सॉन है, इलोंगेटेड पार्ट होता है ये वाला, इसमें ये इनके ऊपर एक शिथ भी हो सकती है, इसे कहते हैं माइलिन शिथ, और इस शिथ को रिलीज करता है सक्वान सेल, ये वाला, यही इस शिथ को बनाते हैं। अगर एक्सॉन के ऊपर ये शिथ होगी तो उसे कहेंगे माइलिनेटेड, अगर नहीं होगी तो नॉन माइलिनेटेड। शिथ के बीच में गैप रह जाता है तो उसे कहते हैं हम नोड ऑफ रेनबियर, इस गैप को कहेंगे हम नोड ऑफ रेनबियर। और जहाँ पे खत्म होता है एक्सॉन से कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। तो ये स्ट्रक्चर था। फंक्शन की बात करें तो जो एक्सॉन है, इट कंडक्ट्स मैसेज अवे फ्रॉम सेल बॉडी। एक्सॉन सेल बॉडी से आगे मैसेज लेके जाता है। और जो डेंड्राइट होंगे, दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन। डेंड्राइट अदर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। इसके बाद है सेल बॉडीज का मेनली काम है मेंटेनेंस का और ग्रोथ का। ये न्यूरॉन की ग्रोथ और मेंटेनेंस में ही रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ डज फोटोट्रॉपिज्म अकर इन प्लांट्स। प्लांट्स में फोटोट्रॉपिज्म कैसे होता है? तो सभी जानते हैं फोटोट्रॉपिज्म क्या होगा। फोटो यानी लाइट, ट्रॉपिज्म यानी मूवमेंट। लाइट की तरफ जो होने वाली मूवमेंट होती है उसे कहेंगे हम फोटोट्रॉपिज्म। ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुलस। ये होती कैसे है पहले समझ लेंगे इसको एक बार। अगर मान लिया हमारे पास ये सन की पोजीशन है, सन बिल्कुल ओवरहेड है प्लांट के इस तरह सीधा, तो ऑक्सीजन जो होगा वो यहाँ पे बनेगा जहाँ ग्रोइंग पॉइंट होता है। सन सीधा होगा तो पूरी बॉडी में एक बराबर डिफ्यूज होगा, हर जगह बराबर अमाउंट में पहुंचेगा, तो प्लांट सीधा ग्रो करेगा ऊपर की ओर। अगर मान लिया कंडीशन 2, सन इस साइड होता है, इस साइड होने से क्या होगा, इस साइड प्लांट की इस साइड में लाइट पड़ेगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। कंडीशन 2 में इस साइड में लाइट पड़ रही है तो ऑक्सीजन यहां बनेगा, लेकिन डिफ्यूज हो जाएगा इसके अपोजिट साइड में, इस साइड को। जब इस साइड को डिफ्यूज हो जाएगा तो इस साइड के सेल क्या करेंगे, इलोंगेट करेंगे, एनलार्ज हो जाएंगे और इजीली बेंड हो सकता है। फिर बेंड हो जाएगा किसकी साइड को, सन की साइड को, लाइट की साइड को। इस तरह से प्लांट्स में फोटोट्रॉपिज्म काम करता है। तो आंसर देखेंगे कैसे लिखेंगे हम। इट हैपन्स एज फॉलोज, व्हेन सनलाइट फॉल्स स्ट्रेट ऑन प्लांट द ऑक्सीजन सिंथेसाइज्ड एट द टिप ऑफ स्टेम spreads uniformly down the stem and due to equal concentration of oxygen stem grows straight। सीधा पड़ रहा है तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पूरी प्लांट बॉडी में सेम रहेगी और वो पौधा सीधा ऊपर की ओर ग्रो करेगा। When sunlight falls on only one side, जब एक ही साइड में सनलाइट पड़ रही हो, the oxygen diffuse towards shady side of shoot, जो छाया वाला एरिया होगा जिस साइड सनलाइट नहीं पड़ रही है उस साइड को ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएंगे। The cells of shady side elongate and stem starts bending towards source of light। सेल shady side के elongate हो जाएंगे और जो पौधा होगा वो सन की साइड को बेंड कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which signals will get disrupted in case of spinal cord injury?
स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के केस में कौन से सिग्नल रुक जाएंगे? तो हम सभी जानते हैं रिफ्लेक्स एक्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, तो फर्स्ट तो वही रहेगा कि रिफ्लेक्स एक्शन के जो सिग्नल होंगे वो डिसरप्ट हो जाएंगे। सेकंड है जो भी स्पाइनल जो हमारे नर्व्स होती हैं, पेरिफेरल नर्व सिस्टम में हमने पढ़ा था नोट्स में कि दो नर्व्स होती हैं एक तरह से, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स वो हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, क्रेनियल नर्व्स वो थी जो ब्रेन से निकलती हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन स्पाइनल नर्व्स के थ्रू आनी थी वो रुक जाएगी। Impulse from various body parts coming through spinal nerves will not be conducted to the brain। और थर्ड होगा क्योंकि ब्रेन के नीचे होती है स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे ऐसे, अब ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन जाएगी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो भी रुक जाएगी। तो ब्रेन जो इन्फॉर्मेशन देगा थ्रू हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड वो भी रुक जाएंगी। तो आंसर यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे आप। क्वेश्चन 8 देखेंगे, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स? प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? तो हमने कहा था प्लांट्स में ओनली एक ही माध्यम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन, और वो होता है विद हेल्प ऑफ हार्मोन्स, जिनको कहते हैं हम फाइटो हार्मोन्स। फाइटो यानी प्लांट, हार्मोन्स यानी हार्मोन्स। तो प्लांट में मिलने वाले केमिकल्स जो उसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे उसको बोलते हैं हम फाइटो हार्मोन्स। और ये होते क्या हैं? डिफ्यूजिबल केमिकल सब्सटेंसेस, यानी इजिली डिफ्यूज होने वाले केमिकल सब्सटेंस जिनकी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती लेकिन ये रेगुलेट करते हैं ग्रोथ को, डेवलपमेंट को या डिफ्रेंशिएशन को। फाइटो हार्मोन्स जो कि केमिकल मैसेंजर्स हैं प्लांट में, इनको दो कैटेगरीज में बांटा गया है, ग्रोथ प्रोमोटर्स और ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ प्रोमोटर 3 फाइटो हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन। और ग्रोथ इनहिबिटर 2 फाइटो हार्मोन है, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। इस आंसर को पहले डिस्कस कर चुके हैं हम स्टार्टिंग के क्वेश्चन आंसर्स में। अगर आपको 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आपको हर एक ग्रोथ प्रमोटर और इनहिबिटर के फंक्शन लिखने होंगे। अगर 2 या 3 मार्क्स में है तो इतना ही चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9, व्हाट इज द नीड फॉर ए सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म? किसी ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए होता है? तो हम सभी जानते हैं, सुन लेंगे पहले, कि जब भी कोई एक काम बॉडी में करना है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स या सेल या मसल्स इन्वॉल्व होते हैं और उन सभी को मिलके काम करना है एक कोऑर्डिनेशन में, ताकि जो हमारी रिक्वायर्ड रिएक्शन है वो हो सके। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर मुझे अभी चलना है, उठ के मार्केट जाना है, तो मेरा थॉट जाएगा ब्रेन तक। ब्रेन फिर हमारे मसल्स को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा ताकि हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकें और मूवमेंट आ सके। लेकिन मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए हमें क्या? एनर्जी। एनर्जी आएगी ब्लड सप्लाई से, ताकि ब्लड सप्लाई में ऑक्सीजन होगी, ब्लड सप्लाई में हमारे पास फूड होगा। तो ये सभी रिएक्शन, सभी हमारे ऑर्गन्स, सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा न्यूरल सिस्टम है, ये सभी इकट्ठे काम करेंगे तभी हमारी जो प्रॉपर रिएक्शन यानी वॉकिंग वाली हो सकेगी। तो आंसर हम कैसे लिखेंगे? द रिएक्शन टू ए स्टिमुलस इन्वॉल्व्स मैनी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। It is therefore necessary that all these organs should work with one another in a systematic manner so that to produce the required reaction. For this, there should be an efficient mechanism for control and coordination between various organs. Question 10 देखेंगे, How are involuntary actions and reflex actions different from each other? Involuntary action और reflex action में क्या फ़र्क है? जब भी डिफरेंस करते हैं, हमने कहा 2 अलग टेबल बनाते हैं। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो भी एक इनवॉलंटरी एक्शन ही है। फिर हमसे क्यों पूछा गया 2 इनवॉलंटरी एक्शन में डिफरेंस? क्योंकि जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो एक स्पेशल टाइप का इनवॉलंटरी एक्शन होगा और वो डिफरेंस में देखेंगे हम। तो जो इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं वो ब्रेन के अंडर होते हैं मेनली, इसे ब्रेन कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शंस को। लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही कंडक्ट होते हैं। सेकेंड डिफरेंस है, इनवॉलंटरी एक्शन जुड़ने की बहुत फास्ट हो, ये स्लो हो सकता है, सडन नहीं होता। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन हमेशा ही बहुत सडन और फास्ट रिस्पांस होगा, क्योंकि ये लाइफ सेविंग रिस्पांस होता है। थर्ड डिफरेंस देखेंगे एग्जांपल में, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, ये वो मूवमेंट है जिनके थ्रू ईसोफेगस से फूड हमारे स्टमक तक पहुंचता है। तो ये स्लो मूवमेंट होती है फूड को स्टमक तक पहुंचाने के लिए। रिफ्लेक्स एक्शन में जैसे हम तेज रोशनी पड़ने पर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन इनवॉलंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन। क्वेश्चन 11 देखेंगे, कंपेयर एंड कंट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। हमें नर्वस और हार्मोनल मैकेनिज्म्स के बीच में डिफरेंस करना है।
तो सभी जानते हैं, हमने 2 टेबल बनाए। नर्वस एक्शन जो होगा तो इसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन कैरी होती है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है जो हमारा रिसेप्टर होता है और उसके थ्रू ही इंफॉर्मेशन कैरी होती है विद हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। लेकिन हार्मोनल सिस्टम में हार्मोन्स होते हैं एज मैसेंजर, ये केमिकल्स होते हैं जो हमारा मैसेज लेके जाते हैं। सेकंड है इंफॉर्मेशन ट्रेवल थ्रू डेंड्राइट्स एंड एक्सोन्स। जो इन्फॉर्मेशन है वो न्यूरॉन नर्व सेल के थ्रू मूव करती है, उसके डेंड्राइट और एक्सोन के थ्रू मूव करती है। लेकिन हार्मोन्स में जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू अपने टारगेट साइट तक हार्मोन पहुंचाती है। थर्ड डिफरेंस है इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स फास्ट एंड रिस्पॉन्स इज क्विक। जो नर्वस सिस्टम है इसका इंफॉर्मेशन जो ट्रेवलिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसका रिस्पॉन्स भी बहुत फास्ट होता है। हार्मोनल सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन है बहुत स्लोली विद हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम ट्रैवल करती है और इसका रिस्पॉन्स भी स्लो होता है। लेकिन न्यूरो सिस्टम के केस में जो इफ़ेक्ट है वो कुछ ही टाइम के लिए होता है, लेकिन हार्मोनल सिस्टम में इफ़ेक्ट बहुत लंबे समय तक चलता है। तो ये डिफरेंस थे नर्वस सिस्टम में और हार्मोनल सिस्टम में। क्वेश्चन 12 देखेंगे, इसका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। What is the difference between the manner in which movement takes place in a sensitive plant and the movement in our legs? एक सेंसिटिव प्लांट में जो मूवमेंट होती है उसमें डिफरेंस करना है और जो मूवमेंट हमारी टांगों में होती है उसमें डिफरेंस करना है। तो इस तरह 2 टेबल बनाएंगे। सेंसिटिव प्लांट के केस में जो मूवमेंट है वो किससे होती है? टच के कारण होती है, यानी ये रिसेप्टर्स टच को सेंस करते हैं। लेकिन जो मूवमेंट हो रही है हमारी टांगों में वो वॉलंटरी एक्शन है, ब्रेन के थ्रू ये कोऑर्डिनेट होता है। सेकेंड डिफरेंस है सेंसिटिव प्लांट में जो इन्फॉर्मेशन है वो केमिकल सिग्नल के थ्रू हो रही है। जो इन्फॉर्मेशन है इस मूवमेंट के लिए वो केमिकल्स से आ रही है, हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स होंगे। लेकिन लेग्स में जो मूवमेंट हो रही है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नर्वस सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। थर्ड डिफरेंस है ये मूवमेंट है सेल की ट्रेजेक्टरी बढ़ने के कारण। सेल या तो फूल जाएगा या पिचक जाएगा, उससे ही हमारे उस लीव्स में बेंडिंग या फोल्डिंग हो रही है। यानी ये कोई ग्रोथ डिपेंडेंट नहीं है और इसमें सेल की ट्रेजेक्टरी बढ़ने से या कम होने से मूवमेंट आ रही है। लेकिन जो मूवमेंट है हमारे लेग में वो मसल फाइबर के कॉन्ट्रैक्ट होने से, रिलैक्स होने से आ रही है। तो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज थी आपके चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने सभी को डिटेल में यहाँ डिस्कस कर लिया है। आप सभी आंसर को अपने स्क्रीन से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे। होप आपको अच्छे समझ आया होगा। इसी तरह घर बैठ के अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।